शीर्षक है मीर, मैं तुम्हारे सरहाने बोल रहा हूं। तुम्हारे दुखों को मैं जानता हूं, तुम्हारे आंसू मेरे चेहरे को भिगो रहे हैं। मैं जानता हूं तुम अभी अभी रोते रोते सोए हो, फिर भी मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर बोल रहा हूं मीर। क्या बात, बहुत उदास है रात, पसरा है मातमी सन्नाटा, कहीं से कोई आवाज नहीं, कोई पुकार भी नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे सिरहाने पर जहाँ घास के मैदान थे, अब वहाँ कब्रें हैं जहाँ सोए हैं बच्चे जो कभी नहीं जागेंगे। वे इराकी हैं, फलस्तीनी हैं, सर्बियाई हैं, अफगानी हैं। मीर, उन बच्चों की कब्रें उदास सी निर्जन पड़ी हैं, उन पर घास उगाए हैं, उन पर किसी ने फूलों के गुच्छे नहीं रखे, कहीं कोई मोमबत्ती नहीं जल रही, प्रार्थना का कोई स्वर नहीं सुनाई पड़ रहा, कहीं उनके लिए एक मिनट का मौन नहीं रखा गया, उनके लिए मरसिया नहीं पढ़ा गया। उन्होंने जो जीवन खोया उसकी कोई पहचान बाकी नहीं है। मीर, वे मरे नहीं, मारे गए। उन्हें उनकी माँ की गोद से दूर कर दिया गया, उनकी धरती से दूर कर दिया गया, उनकी हवा से दूर कर दिया गया, उनकी रोटियां छीन ली गई, दवाइयां छीन ली गई, उनके खिलौने, उनकी धरती, उनकी हवा पर प्रतिबंध लगाए गए। मीर, आज जो लाखों बच्चे कब्रों में सोए पड़े हैं, कल तक उनका अपना आकाश था, अपने गीत थे, अपना शहर था, घास के मैदान थे, घाटियां थी, उनके घर थे, चूल्हे थे, उनकी नींद थी और उनके सपने थे। देखो, बच्चों की कब्रें हैं जो दिख रही हैं, नहीं दिख रहे हैं तो वे जो इनके हत्यारे हैं, जो प्रतिबंध लगाते हैं और मौत देते हैं। मीर, कितनी रातें, कितने गम, कितनी बातें बीत गई, उनकी दर्द की दास्तां कहते कहते बादल भी रो गए। भले ही उनकी मौत का जिक्र शहंशाहों की गलियों में ना हो, लेकिन अपने आंसुओं से तर चेहरे के साथ जागो मीर, और एक दीप उन बच्चों की कब्रों पर जला दो जो अभी अभी रोते रोते सो गए। बात की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कविता ही पढ़ोगे, बाकी बातें सब फालतू है, आप लोग न सुने। मैं दो कविताएं सुनाऊंगा। पहली कविता का शीर्षक है पुराने मित्र। हम सभी अपने मित्रों से वर्षों बरस पर कभी कभी मिलते हैं और कभी कभी तो जमाना हो जाता है मित्रों से मिलने। तो पहली कविता का शीर्षक है पुराने मित्र। यह कविता मेरे मित्र आनंद के लिए डेडिकेटेड है। वो आनंद अभी मुंबई में एक मल्टीनेशनल में काम करता है। मेरा कॉलेज के दिनों में हम लोग साथ थे और बहुत साहित्य पढ़ता है और हमसे धमकी देता है कि नई किताब के बारे में बताओ, मैं अमेज़न से ऑर्डर करता हूँ। तो ये कविता उसी को है, आनंद के लिए। शहर में रहते 20 साल हो गए, शहर में रहते 20 साल हो गए, कई मित्र बने तो कई से बरसों बरस मुलाकात नहीं हुई। गांव में बचपन के कई मित्रों से बहुत दिनों का होता है मिलना। एक दोस्त को हाल में मिला पूरे 30 सालों बाद। हम एक दूसरे के चेहरों में खोजते रहे पुराने चेहरे, और इस दौरान गुजर चुके समय की छाप बाहर से ज्यादा भीतर थी। कई दोस्तों के बारे में सोचते हुए लगता हम ही पूरे फंसे, हमारे दोस्त तो कितने मजे में हैं। कई दोस्तों की परेशानियां देखकर हम एक ठंडी याद करते। कुछ दोस्तों के साथ हमने शतरंज की बाजियां बिछाई थी, कुछ के साथ ताश के पत्ते कटे थे। भयावह बेरोजगारी के दिनों में हमने कुछ दोस्तों के साथ फ्लर्ट बदले थे। हमने एक दूसरे की प्रेमिकाओं के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई थी। बुरे दिनों में हम साथ साथ थे, अच्छे दिनों में हम कहाँ थे हमें नहीं मालूम। कभी किसी वक्त इनमें से किसी की याद आती तो हम ढूंढते पुरानी डायरियों में उनके नंबर, मगर अक्सर उनसे बातें नहीं होती। इधर कुछ मित्रों को ढूंढा हमने फेसबुक पर, एक दूसरे को दिए व्हाट्सएप नंबर। हमने अपने बच्चों के बारे में बताया, प्रमोशन की चर्चा की, घर मकान की तस्वीरें भेजी, मगर शुरू के उत्साह के बाद यह जोश भी ठंडा पड़ गया। कितना तो बतलाने की इच्छा थी और कहाँ हम खामोश थे। कितना तो बतलाने की इच्छा थी और कहाँ हम खामोश थे। वक्त ने इतनी चालाकियां हम सबको बख्शी थी कि सब मगन थे अपने रोजमर्रे में, और दूर सफलता की कुंडली बारी बारी से खटखटाते गरियाने लगते सरकार को। नए जमाने में
हमें दोस्तों की इतनी इनायत बख्शी कि पुराने दोस्त अब वक्त के कारखाने में पड़े होते हैं। और ये आखिरी कविता मैं सुना रहा हूँ। रुको साथी, कविता का शीर्षक है रुको साथी, रुको साथी, रुको साथी, रुको साथी, रात अंधेरी बहुत गहरी, दिन कड़ाके धूप ठहरी, हर तरफ उद्विग्न है, सांस तक लेना कठिन है। रुको साथी, रुको साथी, एक नया संसार सबके सामने है, पर हमें रफ्तार इसके थामने है। बहुत भीतर ऊब चिंता और थकन है, और दुनिया रोशनी के इस अंधेरे में मगन है। रुको साथी, रुको साथी, बहुत नफरत बढ़ चुकी है, बहुत नफरत बढ़ चुकी है, बहुत सांसें बढ़ चुकी है। साथ आओ, हाथ थामो, बढ़ चुकी दुनिया के आगे राह अब तो एक यही है। रुको साथी, रुको साथी, रुको कि अब चलना जरूरी, रुको कि अब चलना जरूरी, चुप हो कि अब कहना जरूरी, तनी मुट्ठी का हवा में अब बहुत रहना जरूरी। रुको साथी, रुको साथी, रुक सको तो चलो साथी। 3-4 कविताएं सुनाऊंगा। जो पहली कविता है उसका शीर्षक है इच्छा, और इसका प्रसंग ये है कि जब उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत रूप से बुलडोजरी चल रही थी, तो अप्रस्तुत रूप से शहरी इलाकों में एक खास धर्म के लोगों से मकान मालिक ये कह रहे थे कि आप मकान खाली कर दीजिए। बहुत सारी सोसाइटीज में उनको घर नहीं दिए जा रहे थे, उनको फ्लैट नहीं मिल रहा था किराए पर। तो इस कविता का शीर्षक है इच्छा। कोई अंतरंग जगह नहीं छोड़ी उन्होंने देश में, और हिंसा का नाम उन्होंने रक्षा रख दिया है। एक अदना सा आदमी भी बिना किसी संवेदनशीलता किसी प्यार करने वाले से उसके प्रेमी का धर्म पूछने लगा है। एक दोस्त को अपने ही देश के एक शहर में रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा। क्या हो गया वतन को? ये एक पुरानी याद है, अब सब बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं। घनी दोपहरी में मैं सोचता हूँ, अगर इस बल्ले में मैं मारा भी गया, हत्यारों को तुम्हारे साथ कोई घर खोजता मिलूं, हमारे और उनके बीच का फर्क साफ रहे। ये पहली कविता है इच्छा। दूसरी कविता है प्रेमिका का भाई। प्रेमिकाओं पर बहुत कविताएं लिखी जाती हैं, ये कविता है प्रेमिका का भाई। मैं उसकी बहन का प्रेमी था, और यह रिश्ता सिर्फ नफरत से बांधा जा सकता था उन दिनों। धर्म की बिनाह पर भीड़ न्याय करने लगी थी, और हर तरफ फैले हुए थे वे जासूस जो सूंघ कर शिनाख्त कर लेते कि किस जात की लड़की किस जात के लड़के से फंसी है। इतिहास में पहली बार नहीं था कि किसी औरत को खुले सरे बाजार में चलाया गया हो। इतिहास में पहली बार नहीं था कि राज सत्ता ने शहादतों का मखौल उड़ाया हो। वह असंख्य अदालतें लगाना चाहता था जिसमें वह अपनी बहन को खड़ा करता। वह मेरा नाम जब जब पुकारना चाहता, उसके मुंह में थूक आ जाता, जैसे किसी खुली नाली के बगल से गुजरा हो, जैसे उसकी कोई चीज मैंने जबरन अपने कब्जे में कर ली थी। और इस अपराध से बड़ा अपराध मानव सभ्यता की किसी कथा में अधिकृत नहीं हुआ था। उन दिनों जब लड़कियों को सड़कों पर घसीट दिया जाना एक आम घटना थी, कि उसके आगे पीछे क्रिकेट थी और सिनेमा और सुविधा परस्त रविवार को मेले घूमने वाला मध्य वर्ग, मेरी प्रेमिका का भाई जो खुद किसी के प्रेम में था, रोज सुनता था कि ऐसी भूल उसने कैसे होने दी, कैसे इतना ज्यादा पड़ गई उसकी बहन। ये दूसरी कविता है। तीसरी कविता का शीर्षक है अटक पटक। डूबा हुआ हूं अंधेरे में, और सामने मेरे दुनिया की खाल चमकती है। चिपटती है मुझसे जोंक की तरह भाषा, और उसका शब्द कायरता जल तंतुओं की तरह लग जाती है किनारे। कभी भाला फेंकने वाला बनना चाहता है। चांदनी चौक की तस्वीरें भेज रहे इंद्रनील बसाक को स्मृति सिन्हा ने राखी बांधी थी। किसी की याद में मैं फैज की जीवनी का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। दिन गर्मियों की दोपहर की तरफ हो गए हैं, दोस्तियां जम गई हैं झीलों की तरह। फ्रॉइड का एक पूरा लेख मेरे भीतर की बेचैनी नहीं समेट पाता,
और पानी के पास रुकने का समय नहीं है मेरे पास। वो कहते हैं जोया कुंदन का चूतिया काट रही है और बाबा नीचे एंटी नेशनल है मदर पकड़। वरिष्ठ कवि अंग्रेजी में मेरी पूरी पीढ़ी को शैलो कहते हैं। सफलता से पैदा हुआ डर राजा की दाढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है और मुक्तिबोधी और फैंटेसी का महानायक भूलने लग जाता है अंतिम महान सत्य, कविताएं असफलता का उत्सव है। वगैर की तरह बुर्जुआजी को लिखूंगा खत, करूंगा नवनीता सरकार की तरह कम्युनिज्म की पूजा। मैं लौटूंगा अपने देश कितने भी बरस बीत जाएं, मैं लौटूंगा अपने देश कितने भी बरस बीत जाएं, किसी राजा की तरह सब फिर जीतने के लिए नहीं लौटूंगा सब उसकी मिट्टी में खो देने फिर एक बार। हर सांस के साथ खींचता हूँ मेरी पैगंबर तुम्हारी याद का चरस, मैं तुमसे बदलना चाहता हूँ अपना अकेलापन। एक कविता और ये हाल के दिनों में लिखी हुई कविता है जनवरी में। जो साथी पटना में गोरख स्मृति आयोजन में थे उन्होंने ये कविता सुनी है। इस कविता का शीर्षक है इस घनी काली रात में और ये कविता समर्पित है महान इटालियन कम्युनिस्ट थिंकर अंतोनियो ग्रामशी को। ऐसा नहीं है कि आज ही सूरज डूबा और अचानक चुप्पा रात ने हमें निकल लिया। ऐसा नहीं है कि अभी बस इसी क्षण दिखाई देना हाथ को हाथ, देह को देह, आदमी को आदमी बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि दूर दूर तक सिर्फ सियारों की आवाज और मरघटों में दुरदुराए कुत्ते एक झटके में भर गए। ऐसा नहीं है कि रात, घनी काली रात, मुझसे और आपसे दिन बताए, दिन जतलाए आ गई इस तरह, नहीं कि जैसे कोई दोस्त लौटे परदेश से, बल्कि इस तरह आई जैसे धीरे धीरे बैठती है छिड़के गए जहर की गंध गिरने में। अपने कुटुंब का कोई ऐसा नहीं जिसको रात ने निगल नहीं लिया। हवा का मतलब एक अनंत निराशा जिसमें उम्मीद इस तरह कैद जैसे किसी ब्लैक होल में रोशनी और किसी यात्रा में देह पर अनगिनत बैतालों का भार। दूर दूर तक रात के बाशिंदे एक दूसरे के प्रतिबिंब, इतनी खतरनाक रात कि हत्यारे भी पीड़ितों की तरह दिखाई देते, क्योंकि जिनके पास रात में भरने के लिए उजास था वे कैद कर लिए गए और अब भी वहीं है बिना सुनवाई। क्योंकि जिनसे रास्ता दिखाने का आग्रह किया गया वे उत्सवों से आग्रही हो गए, क्योंकि जहां आग्रही हो गए, क्योंकि जहां जद थी वहां थी रात और उसके पार भी रात, काली रात। शहर में मेरा कोई एक दोस्त नहीं बचा जो एक नज्म और एक अदद सिगरेट का वादा लिए मुझसे मिले। शहर में ऐसी कोई स्त्री नहीं बची जो अपने सीने पर मेरे चुंबनों का इंतजार करती हो, गमकती देह की गंध से भरी। शहर ऐसा बियाबान, स्याह बियाबान जहां वफा कोई मूल्य नहीं और मेरे सारे रकीब तक मेरे माशूक ने कत्ल कर दिए। एक चबूतरा नहीं बचा, एक कुएं की मुंडेरी, एक बरामदा, चौराहे पर एक बैठने की जगह नहीं, एक कोना इस विस्तृत कैनवास पर जो रात ने रंग न दिया हो खून से, जहां भीतर तक पसर न गई हो यह निर्मम नमीहीन बेहया रात, एक अटूट कारागार। रात बेलौस मार्च करती हुई कर रही है अपना साम्राज्य स्थापित इस घनी काली रात में, जब कविता का शिल्प बुर्जुआ हो गया है और कवि उत्तर आधुनिक दिन प्रतिदिन अपने अंतर विरोधों और इतिहास से लड़ता हुआ, मैं इस रात का एक अंधा नागरिक, अपनी भाषा का एक छोटा कवि, असीम नाउमीदी में अपनी हताशा की घोषणा करता हूँ कि बहादुरी के अलावा कोई चारा नहीं। मैं लौटना चाहता हूँ और मेरा घर एक कविता में था जहाँ द्वार तक डिग्री लिए आई थी एक स्त्री मुझसे अलविदा कहने, कि पीछे प्रकाश था उसके और आगे रात, घनी काली रात। मेरी जो कविता है, कविता का शीर्षक है अंधेरा। वह बैठी हुई है घर के हर कोने में, दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जाती है। वहां तो घनघोर अंधेरा है जहां से लोग अक्सर जल्दी जल्दी में गुजर जाते हैं, यह कहकर कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। इस तरह अंधेरे के उस कोने में कोई झांकता तक नहीं। शायद इसीलिए अब लोगों को अंधेरे की आदत सी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्षक है धौल धप्पा। क्या शीर्षक है? धौल धप्पा। धौल धप्पा। उदासी कहीं कोने जा बैठी, मैं उसे मनाता फिरता।
धौल धप्पा होता है हर तरफ, पहुंच से दूर निकल जाती। मैं थक कर बैठ जाता हूँ, वो मुझे चिढ़ाती। जब भी मिलती मुझसे, उसे देखते ही चेहरे पर सिकंज खा जाती और मुस्कुरा कर वहां से वो हवा हो जाती। मैं रहस्यमय ढंग से अनायास ही उसके पीछे हो लेता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम रंजन कुमार है और अपनी कविता पाठ प्रस्तुत करने से पहले मैं चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ कि मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं कलम का सिपाही हूँ, मुझे कभी मत छेड़ना। मैं कलम का सिपाही हूँ, मुझे कभी मत छेड़ना। मैं अपनी कलम जब तोड़ दूंगा, ऐ दुष्ट इंसान, तेरी हर काली करतूतों का मैं भांडा फोड़ दूंगा। ये चंद लाइनें है और क्योंकि जब भी मैं कविता पाठ करता हूँ तो कुछ माँ के लिए मैं शब्द बोलता हूँ, क्योंकि आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी अगर मेरे जीवन में मुझे मिलती है तो मुझे मेरी माँ से मिलती है। तो मैं अपनी माँ के लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ जो मेरी ही स्वरचित पंक्तियां है कि सिंहासन पर बैठाकर माँ बेटे को भोजन करा रही है। सिंहासन पर बैठाकर माँ बेटे को भोजन करा रही है, खुद नीचे बैठकर अपना निवाला खा रही है। यह माँ का प्यार है, यह माँ का प्यार है। इस उम्र में भी मुझे मिला बचपन जैसा प्यार है, बचपन जैसा प्यार है। और मैं कहता हूँ माँ के लिए कि माँ मुझे इतना याद आती है, माँ मुझे इतना याद आती है, जब भूख लग जाती है तो अपनी प्यारी हाथों से बनी प्यारी भोजन कराती है, प्यारी भोजन कराती है। तो सुनिए, न्याय की मांग पर अन्याय न हो, न्याय की मांग पर अन्याय न हो, रुपये लेकर कोई काम न हो। न्याय की मांग पर अन्याय न हो, रुपयों लेकर कोई काम न हो। मुंह पर मीठी बोली बोले, मुंह पर मीठी बोली बोले और तोहबर में तीखी पान न हो। मुंह पर मीठी बोली बोले, कोहबर में तीखी बान न हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो, पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। आगे सुनिए। पद की आड़ और घमंड में, पद की आड़ और घमंड में निर्दोषों पर अन्याय न हो। पद की आड़ और घमंड में निर्दोषों पर अन्याय न हो। दोषियों पर मेहरबान न हो, दोषियों पर मेहरबान न हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। और आगे सुनिए। सच्चाई की तह तक जाए बिना, सच्चाई की तह तक जाए बिना कागज पर कोई बदनाम न हो। सच्चाई की तह तक जाए बिना कागज पर कोई बदनाम न हो। डर धमकी और सजा के भय से, डर धमकी और सजा के भय से इंसान कोई परेशान न हो, इंसान कोई परेशान न हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो, पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। आगे सुनिए। मुंह पर तमाचा मारने वाले, मुंह पर तमाचा मारने वाले, नारियों और सजनों को अपमानित करने वाले, मुंह पर तमाचा मारने वाले, नारियों और सजनों को अपमानित करने वाले, ऐसे दुष्टों और पापियों का, ऐसे दुष्टों और पापियों का बर्खास्तगी का विशेष इंतजाम भी हो, बर्खास्तगी का विशेष इंतजाम भी हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो, पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। और जब एक पब्लिक चाहती है तो अगर पब्लिक के साथ अगर सच में न्याय हो जाता है तो उसके बाद पब्लिक कहती है कि अब लगे कि मन खिले हो ऐसा, अब लगे कि मन खिले हो ऐसा, बंद पिंजरे से आजाद। अब लगे कि मन खिले हो ऐसा, बंद पिंजरे से आजाद। खुले आसमान में विचरण करते सुंदर चहचहाते पक्षियों के झुंड जैसा, सुंदर चहचहाते पक्षियों के झुंड जैसा। मेरी जो पहली कविता है उसका नाम है फरकुंदा। फरकुंदा जो कविता मैंने लिखी है, फरकुंदा मलिक प्यादा की हत्या के खिलाफ काबुल में उनकी हत्या हुई थी। फरकुंदा मेरी दोस्त, सर के बूढ़ों की तरह नर्म और मुलायम, हमारे लिए कभी नहीं थी, लेकिन इतनी कोमलता तो बाकी थी कि हमारे नंगे तलवों को देखकर दरख्त अपने फूल गिरा देते थे।
मजहबी तावीज को गले में लटकाए सैकड़ों दीमकों के बीच काबुल की भीड़ भरी सड़क पर अकेली गिरी हुई तुम अकेली गिरी हुई तुम भी तो कोई दरख्त थी ना। जानती हो फरगुंदा, अपनी नमी को खोती हुई दुनिया की सारी सड़कें लगभग एक जैसी होती जा रही है, खुरदुरी और सख्त। और मैं देख रही हूँ कि जिन मजारों की मुखाफिलत तुम करती रही उसका रास्ता मदरसे के रास्ते से छोटा होता जा रहा है और ईश्वरों के रक्षा सूत्र अपने हत्यारों के खिलाफ हर कहीं अपने हत्यारों की रक्षा के लिए हर कहीं मौजूद हैं। कई मुल्कों का फासला होने के बावजूद दुनिया के मानचित्र में हमारी शक्लें एक जैसी हैं। फरकुंदा, काबुल की सड़कों पे ये पहली बार हुआ था कि तुम्हारे जनाजे को देखकर दीमक जा चुके थे मजारों की नींव के नीचे और तुम्हारे जनाजे को उठाए औरतों के कंधे काबुल के सबसे मजबूत कंधे थे। फरकुंदा मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ कि दुनिया की सड़कें अभी और खुरदुरी और सख्त होती जाएंगी, पर यकीन करो दीमकों के खिलाफ इस युद्ध में दरख्त हमारे साथ हैं। मेरी दूसरी कविता है सीखियाँ। ये हम लोग आज बात कर रहे हैं लिस्पिनी जिंदा और उनकी समस्याओं को लेकर, तो ये कविता लगभग उसी के केंद्रित है। कविता का शीर्षक है सीखियाँ। इतिहास की ये सदी यात्राओं से भरी है, ऐसा एक मछुआरा अपने दोस्त से कहता है और उदास होकर दोनों वो मध्य सागर की ओर देखने लगते हैं। तट पर इन दिनों कितनी ही सीखियाँ आ रही हैं, अज्ञात अवांछित सीखियाँ। ये अपने परिवार के साथ दूर किसी देश जा रही थी, कुछ अपने उदास पिता का हाथ पकड़े गोते लगाती मछलियों की बात कर रही थी, तो कुछ अपनी माँ से नई कहानी सुनाने की जिद कर रही थी। भूमध्य सागर में शरणार्थी जहाज की सीखियाँ कभी अकेले नहीं डूबती। उनकी जेबों में रखे उम्मीद के चमकीले कंचे गहरे पानी में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। सीपियाँ बहती हुई चली आती हैं तटों के किनारे, तो रेत भी इनके कानों रेत के साथ इनके कानों से निकलती हैं अरब की अधूरी कहानियों के उदास पात्र, और उनकी आंखों की तस्वीरों में मध्य सारी मछलियाँ हमेशा के लिए ठहर जाती हैं। गया में एक जगह है प्रेतशिला, आप लोग लगभग यहाँ के लोग परिचित होंगे। ये कविता है प्रेतशिला। चिड़िया उड़ी और डरती हुई पेड़ पर जा बैठी। प्रेत उड़ा और मोक्ष के लिए प्रेतशिला पे जा बैठा। अपने पंख फैलाए चिड़िया आकाश में उड़ी और मृत्यु के डर से मुक्त हुई। अपने पंख को फैलाए चिड़िया आकाश में उड़ी और मृत्यु के डर से मुक्त हुई। प्रेत जीवन से मुक्त हुआ और बंध गया हमेशा के लिए किसी पुराने पेड़ से। मुक्ति के संदर्भ प्रेतशिला में चिड़िया और मनुष्य के लिए अलग अलग है। मेरी अगली कविता है नूरजहां। लोग कहते हैं बागी से भाग है नूरजहां। लोग कहते हैं बागी सी भाग है नूरजहां। मुझे हावड़ा कार का मेल के जनरल डिब्बे में अक्सर मिल जाती है। जहां सबके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां मर्दों के बीच आंखें बनकर पहुंचती है नूरजहां। वह सौंदर्य प्रसाधनों से अपनी उम्र छुपाने की कोशिश तो करती है, पर त्वचा की महीन रेखाओं से ताक झाँक करके दुखों को छुपाने के लिए क्या उपाय करे नहीं जानती है नूरजहां। नूरजहां पारखी कारीगर है। वह अपनी साड़ी पर सितारों के साथ साथ दुखों की तुरपाई कर सकती है। वह हंसती है तो हावड़ा कालका मेल की पटलियां हंसती हैं। पटलियों को दौड़ते देखकर खेतों के पटलियों पर पहिए को दौड़ते देखकर खेतों के मेड़ हंसते हैं। माँ की चोंच में अनाज देकर उनके बच्चे हंसते हैं
और अपनी बेटी को चिड़िया कहने वाले मजबूत रखते हैं। डिब्बे की शिकारी आंखों से छुपा छुपी का खेल खेलती हुई तलाई का जादू का खेल दिखाकर मर्दों को चुनौती देती है नूरजहां, तो और औरतों की इतारत भी जानती है नूरजहां। जिस दिन नूरजहां को मर्द और औरत होने से अलग महसूस कराया गया, उस दिन न उसे बादल अच्छे लगे न बारिश, फिर तो उसकी उम्र को रेल की पटरियों पर ढकेल दिया गया। वह जानती है मेरे सवालों को और मुझसे बचती हुई हड़बड़ी में निकल जाती है नूरजहां। उसे डरने से पहले कुम्हारों ने उसे कम संवाद किया, पर संवाद में माहिर है नूरजहां। नूरजहां अब कहती है, चल चल देना, निकाल है राजा पैसे, क्या है तू बिगड़े की गाली सुनेगा, क्या नहीं है पैसे, कमाने जा रहा है पंजाब, अगर पैसे नहीं है तो इतने बच्चों की खेती क्यों किया रे, चल चल 50 निकाल, 50 नहीं तो 30, अच्छा चल चल 10 ही दे दे। लोगों के गुरूर को ट्रेन में बार बार चुनौती देती हुई दिल जीतने का हुनर भी जानती है नूरजहां। नूर जानती है कि इस पूरी दुनिया में उसका कहीं कोई श्राप नहीं, पर सबकी आंखों में अपने लिए ताज बनाती है नूरजहां। मैं उससे पूछती हूँ, जब आगरा कालका में नेताजी एक्सप्रेस में बदल चुकी है, कल ये जनरल डिब्बे भी बदल दिए जाएंगे, और जब ये डिब्बे नहीं बचेंगे तो तुम कहाँ जाओगी? नूरजहां कहती है कि जब तक आगरा कालका में जनरल डिब्बे बचे रहेंगे, ये दुनिया बची रहेगी। इस दुनिया को विशेष नहीं सामान्य होने की से ही बचाया जा सकता है। मैं चुपचाप देख रही हूँ आगरा कालका मेल की पटरियों पर नूरजहां और मजदूरों की जिंदगी धीरे धीरे चल रही है। आगरा कालका में अगर आगरा से गुजरती तो भी मैं उससे इतिहास में दर्ज सुल्तानों और उनके दरबारियों के किस्से कभी नहीं सुनाती। अपने इतिहास से बेदखल सुल्तानों के किस्सों का क्या करेगी नूरजहां? आगरा कालका मेल की पटरियां दौड़ रही हैं और लोहे के घर्षण से उठती चिंगारी नूरजहां की तालियों की आवाज में गुम हो रही है। मुझे बुखार और थोड़ी सर्दी है, इसलिए आवाज स्पष्ट नहीं है। मेरी अंतिम कविता है मानचित्र की पूरी पर खड़े लोग। अभी अभी कुछ देर पहले चांद की दुनिया में दखल देने एक यान उड़ा है और एक स्त्री को मिली बधाई से खुश हुई पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी तिरछी हो गई। अभी अभी इसी पृथ्वी पर एक देश को भीड़ में बदलते देखा गया और एक स्त्री के नोचे गए बालों के गुच्छे से आहत हुई पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी और तिरछी हो गई। आखिर ये कैसे संभव हुआ कि एक ही वक्त में देश के दो संस्करण मौजूद हैं? देश के बाहर अपने को किस संस्करण में देख रहे हैं? मैदानों का संस्करण क्या है? जंगल को किस संस्करण में देखा जा रहा है? और सबसे जरूरी सवाल है कि जंगल खुद को कहाँ देख रहा है? मुझे साइकिल के पैडल को जोर जोर से चलाता हुआ घर लौट रहा है। उसके लिए मतदान और बिहारी में चुनाव सबसे आसान है। आखिर वो इस देश के किस संस्करण का हिस्सा है? और ठीक इसी समय जब देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी है और एक दूसरे आदिवासी के मुंह पर बेशर्मी से किया जा रहा है पेशाब, आखिर देश में उन दोनों के कौन से संस्करण हैं? देश के भीतर एक ही वक्त के कई संस्करण मौजूद हैं। आपको और मुझे जिंदा रहने के लिए तय करना होगा अपना अपना संस्करण। धन्यवाद। बहुत आभार आप सबों का। आप सभी साथियों को नमस्ते। मैं अपनी कविताओं के साथ ही यहाँ प्रस्तुत हूँ, लेकिन मैं ऐसे आयोजनों से असंगठित भी हूँ। ये गांव में ऐसे आयोजन मैंने बहुत कम देखे हैं। कविताएं अक्सर या सांस्कृतिक गोष्ठियाँ शहरों में केंद्रित होती हैं। ये प्रगतिशील लेखक संघ ने जो यहाँ आयोजन करवाया है, सत्येंद्र जी का खास करके मैं तहे दिल से शुक्रिया भी कहता हूँ इसके लिए कि उन्होंने यहाँ गांव में आयोजन करवाया है। और असली कविता यहीं खुलेगी कि गांव में लोगों के बीच
जब हम कविता पाठ करते हैं, हम जैसे कवि या अन्य कवि, तो वो कविताओं का सच्चा अर्थ वही समझ में आता है कि जिनके लिए हम कविताएं लिखते हैं वो हमारी कविताएं कभी सुनेंगे, तब वो सुकून वो महसूस होता है कि भाई हम उन्हीं के बीच अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी चंद कविताओं के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी एक कविता है, कबूतर की बंद आंखें। छुट्टा सांड को पुचकारने से वह फुफकारने लगता है। छुट्टा सांड को पुचकारने से वह फुफकारने लगता है, उसकी जान फड़कने लगती है, उसके नथनों की गर्म हवा से इतिहास के नाजुक अध्याय जलने लगते हैं और वह नरभक्षी हो जाता है। अब वह चारों ओर दौड़ता जाता है, रौंदते हुए चिन्हित जगहों को अपनी पीठ की खुजली के लिए इस्तेमाल करते हुए मजे से पागुल करता है। उसकी दिग्विजय यात्रा का गुण गाते भांड, उसकी दिग्विजय यात्रा का गुण गाते भांड जब उसकी छाती को चौड़ी और सींग को ब्रह्मास्त्र बताने की परले दर्जे की हरामखोरी में दिन रात जुटे होते हैं, तो वह लोगों के मुंह में अपनी सींग घुसेड़ रहा होता है, उसे चींच रहा होता है। ये इत्तेफाक है कि साजिश, सारे कैमरे और सारी चौकन्नी आंखें बकरी की तरह घास चरने चली गई हैं। सारे कबूतरों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर दी हैं, आपस में यह गुटुरगु करते हुए कि नहीं, आंखों के सामने कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कोई सांप फुफकार नहीं रहा है, अपने पैरों से रौंद नहीं रहा है। दूसरी कविता, दिया गया बयान। कानून की धाराएं अपनी जगह थी, दुनियादारी अपनी जगह। एक हत्यारे के न्यायकर्ता बन जाने के लिए जिस इल्म की जरूरत थी वह किसी शिल्पी के पास नहीं, उसी स्वनाम धन्य हत्यारे के पास था। कानून की सारी किताबों को धता बताते हुए जब उसने एक सधी हुई भाषा में बयान दिया न्याय की गुहार लगाने वालों के ऐन सामने, तब छंद और लय के दीवानों ने कहा आज से एक नया युग शुरू हो रहा है। कवियों ने कहा सच और झूठ के बीच भाषा की नाजुक दीवार आज गिर गई है। इतिहासकार हैरान परेशान काल की गणनाओं में मसरूफ होकर हक्के बक्के हाथ जोड़कर खड़े हुए न्याय की गुहार लगाने वालों के सामने उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, निराश न हो, अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मित्रों, न्याय के पक्ष में दिया गया उसका आखिरी बयान नहीं है। जय घोष के साथ इस बयान की एक एक कॉपी न्याय की गुहार लगाने वाले को थमा कर वह न्यायकर्ता दूर यात्रा पर किसी और को न्याय सुलभ कराने निकल गया। कुछ और कविताएं हैं, मैं 2-3 कविताएं और पढ़ूंगा। एक कविता है, शीर्षक है आराम करने की जगह अच्छी है। इस तालाब का पानी सूख चुका, सूखते पानी और बढ़ रहे कीचड़ की बाबत सारे जलजीव अपनी अपनी सोच लें। पंख नहीं है, न थे, न होंगे और न कोई सीढ़ी, कोई भी सुरंग नहीं जाती बाहर। बगुले अपनी लंबी चोंच लिए किनारे ध्यान साधना में लग चुके हैं। अरे वो मछलियों, अरे वो केकड़ों, अरे वो अन्याय जलचर, जल की गहराइयों में चैन से सोने वालों, तुम्हारे सर रहे आवाज पर नजर तिरछी कर बगुले और बगुले बन रहे। भगत का चोला ओढ़े सफेद पंख और सफेद हो रहे। वे कीचड़ नहीं पड़ने देंगे, लेकिन उनकी चोंच, वे आराम कर रहे हैं अपने सफेद पंखों और लंबी चोंच के साथ तुम्हारे सर रहे घर के आगे तुम्हारी प्रतीक्षा में। एक कविता है, देवताओं की उम्र नहीं पूछी गई, वे दीर्घायु हैं, वे दीर्घायु हैं। शतायु होने के आशीर्वाद से ऊपर उठकर वे न जाने किन किन पहाड़ों की कंदराओं तक बरगद की तरह हजारों सालों से फैल रहे हैं। वे दिखू हैं, वे दिखू हैं, लेकिन कैफियत है कि वे छाए हुए हैं
राज भोगते हुए उबे हुए चालाक राजनेता की तरह। कहते हैं कि उनकी उम्र नहीं पूछी गई है अब तक, और यही उनकी खुशहाली की वजह भी है। उनकी मौत का इंतजार करने वालों के लिए वक्त बड़ा निर्दयी है। दिव्य व्यंजनों ने उनके चेहरे के तेज को ऐसा बढ़ाया है कि चांद और सितारे भी कुम्हला गए। वे आशीष देते हैं, धन लुटाते हैं, उनके बाहुओं के बल से खौफ होता है। भक्त ऐसा मानते हैं कि उनके प्रताप से हर ओर शांति है। अशांति वही है जहां जंगली रहते हैं और उनके जासूस और सिपाही उन्हें ढूंढते रहते हैं। जो लोग देवताओं के कहने पर ऋचाओं का पाठ नहीं करते और देवताओं की उम्र पूछने की जरूरत करते हैं, दरअसल वही जीवित रखते हैं लोकतंत्र। देवता टिके हुए हैं क्योंकि देवताओं की उम्र पूछने वाले बहुत कम हैं। एक आखिरी कविता, हंसोड़ आदमी की आदत जी। पगडंडी शीर्षक है हंसोड़ आदमी की आदत। पगडंडी हंसोड़ आदमी की याद में कुछ दिन ताजा रहती है। पगडंडी हंसोड़ आदमी की याद में कुछ दिन ताजा रहती है। कुछ दिन धान का बोझा ढोती औरत के चलने की लय और झूमते बोझे की झनझनाती आवाज से उसका चेहरा निखर आता है। हंसोड़ आदमी अपनी आदत से लाचार होता है। अपने उजड़े घर को देखकर उसे हंसी आ जाती है। हंसोड़ आदमी बकरी, बैल और गायों पर ध्यान नहीं देने के लिए हंसी से कोई कीमत नहीं चुकाता, लेकिन अपने खेत को बेचने से पहले थोड़ी देर के लिए रोने का नाटक कर लेता है। हारी बीमारी पर रोने के लिए हंसोड़ आदमी के पास कुछ नहीं बचता, इसीलिए वह एक सूखे कुएं के पास जाकर हंसने का अभ्यास करने लगता है। सूरज लाचार है, बादल लाचार है, खेत लाचार है, गांव लाचार है, पर एक हंसोड़ आदमी जिसकी याद में पगडंडी भी कुछ दिन ताजा रहती है, अपनी आदत से लाचार होकर हर बार सूखे कुएं के पास पहुंच जाता है अपनी लाचार हंसी के साथ। शुक्रिया। दो कविताएं मैं सुनाऊंगा, छोटी छोटी। पहली कविता का शीर्षक है अफ्रेड टू रिमेंबर। Those that were distinct and vivid, I don't remember, and I'm afraid to speak about the blood. I can begin stories but cannot find a conclusion. I'm afraid of walking alone. Would have I liked the crowd? The cacophony should have turned to music. Even so, I keep my hand over my ears. Everything is dangerous, running towards me to feed on my flesh and gulping my blood as though the ritual had been done. I don't remember the warmth of her body, her face, her voice, which I had felt a million times, are no longer with me. And I am afraid to mention her eyes. Is she the one who lies lying there in the cold, the smell of flesh and blood not my own? I don't remember, but her eyes are still with me. The trees, the roses, the house I don't own, all I have is a shadow. Is it my own? But it never follows through the day, arrives at night and sleeps by my side. Can I talk about it? I am afraid even during the night. What I see is lost onto the horizon and over the pile of millions of dead who still scream of the travesty of reality. Is she the one among them? I don't remember. But I hear the other all day. Why not in the dark? I don't know. Is it not her eyes that I am afraid to speak about? In the midst of darkness, I see a light pleading me to speak for them. That is her, I think I know, but I am not sure if I can do it. I am still afraid to speak about it. दूसरी कविता है Speak to Me. Come in my room, dear. The king-size bed, the lamps, the books, the window seeing the river. The cigarette is half full, still I am not drunk. Shooters of wine and vodka are there, but I have had the whiskey. Can you see me? I am on the other side. Is
Is it going to be the place where we start? My room is nice, smells good. Why did you stop at the window? The reverse the same. We have felt it again and again. Don't open it. From here, it's not the same. Don't you feel the warmth that has engulfed this room? Is it the time where we take off our clothes? Here is the part where I want the whole of you. What scares you? Hold my hand and tell me. You always talk. Why are you silent? You were shivering. It is not cold. Is there something trying to get your attention? You are trying hard to stay in the room. Please stay. I'll look into it. Where are you? There's nothing between us. Is it a dream? Will I wake up in the morning? I know you are gone. I don't blame you for being dead. There's only one question. I'll come to the river each day asking, why didn't you speak to me in that room? Thank you. नमस्कार। कविता का शीर्षक है नीलाम घर। पटना का एक मोहल्ला है रुकनपुरा, जो बेली रोड के किनारे है। रुकनपुरा से शुरू होते फ्लाईओवर के ऊपर फर्राटे मारती गाड़ियों में नहीं, ठीक उसके नीचे जहां अंबेडकर पथ आ मिलता है, बिल्कुल वहीं भोर होते ही एक भीड़ उमड़ती है। ये मॉर्निंग वॉकर लोग नहीं हैं, न ही नकली ठहाके लगाते लोग। खाली पेट के लिए जमा खुसुर खुसुर किए जाते, ढूंढती हुई निगाह रुकने वालों पर डालते दौड़ पड़ते हैं। गोली लगने लगती है चेहरों की, नहीं खाली पेट की। कुछ चेहरे वापस लौट रहे हैं बिना नीलाम हुए, जिसका मलाल उन पर साफ दिखता है। ऐसा नहीं है कि इन चेहरों की जरूरत शहर को नहीं है, पर वह अपने सपनों की ईंट थोड़ी और सस्ती जोड़ना चाहता है, और ये चेहरे अपने भूख की कीमत पूछ चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, इस मुकाबले में कौन जीतेगा? बिल्कुल सही, शहर और उसके सपने, जब तक कि भूख अपनी सीमा रेखा न पार कर जाए। अगली कविता है मेरा भी हाथ। यह अराजक समय है, यह उदास समय है, यह बेचैन समय है, यह क्रूर समय है, यह बेशर्म समय है, और समय के ऐसा होने में मेरा भी उतना ही हाथ है जितना अराजक, उदास, बेचैन, क्रूर और बेशर्मों का। अगली कविता है डीजे की धुन। डीजे की धुन पर गवई लड़के नाच रहे हैं, अबीर उड़ा रहे हैं, रंग मल रहे हैं, अपने हिस्से के दुख से बेखबर उधार की शराब सिगरेट की खुमारी में डूब रहे हैं। इस घड़ी में बर्बाद होती फसल नहीं है, पिता के फटे जूते नहीं हैं, माँ की पैबंद लगी साड़ी नहीं है, अभी वे बेरोजगार नहीं हैं, अभी वे लाचार नहीं हैं। कुछ घड़ी बाद डीजे की धुन धीमी पड़ती है, अंत में आखिरी सांस की तरह टूट जाती है। रंग बिरंगी लाइटों के बुझते ही लड़के पसीना पोंछ रहे हैं, वे फिर से बेरोजगार हैं, वे फिर से लाचार हैं। अगली कविता ग्रेडिएटर। एक झटके में होता सीना चाक ग्लेडिएटरों का, टप टप गिरता खून रेत में जा सूखता, लगते थे ठहाके पवित्र रोम के अभिजातों के, साक्षी है कोलोसियम एक आश्चर्य सभ्यता का। एक शरीर के टूटते ही आ जाता दूसरा शरीर, गुलामों का, मजदूरों का, सीधे सीधे कहे तो मजबूरों का। उनकी नजर में वे ग्लेडिएटर थे, एम्फी थिएटर के खिलौने थे, जिनकी खातिर न ताबूत था न कफन, पर दरअसल वे हमारी दुनिया के शहीद थे। भूल चुके हम उन्हें, भूल चुके उनके विद्रोह को, उनके नेता स्पार्टकस को, रोम से कापुआ के बीच खड़े हजारों सलीबों को, उन पर टंगे गुलामों को। बस याद रह गया है भव्य कोलोसियम,
आज रोम का सीनेट इसी स्मृति लोक का फायदा उठा रहा है, पूरे ग्लोब पर छा रहा है। उनके एम्फी थिएटर बड़े होते जा रहे हैं, उसी अनुपात में ग्लेडिएटर बढ़ते जा रहे हैं, जोड़ियां तय की जा रही हैं। अभिजात आज भी इन अखाड़ों में पैसे लगा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जैसे विशाल एम्फी थिएटरों में किसान, मजदूर एवं गुलामों के बेटे लहूलुहान हो रहे हैं। यथार्थ जानने से पहले ही चूक जा रहे हैं। हालात वही हैं, बस औजार बदल गए हैं। हम राष्ट्रवाद के नारों के बीच ग्लेडिएटरों को गिरता देख रहे हैं, रेत पर, मिट्टी पर। कहाँ देख पा रहे हैं कि हर मुकाबले के बाद हमारे बीच के लोग कम होते जा रहे हैं। अगली कविता कुछ हिस्सा। तुम लोकतंत्र को पूरा लाना चाहते हो ना, तो सुनो। इस लोकतंत्र का कुछ हिस्सा एक दूसरे से पीठ सटाए उन चार शेरों के बीच पड़ा है, जो हर समय हर जगह मुंह फाड़े नजर आते हैं। वहां जाओगे? वह जो चक्र है ना तुम्हारा 24 तीलियों वाला, कभी अनवरत कर्म का प्रतीक रहा होगा 24 घंटे देश प्रगति के पथ पर। अब उसे अपनी गाड़ियों के पहियों में फिट कर मनचाही गति देते हैं वे। उनकी मनमर्जियां चलेंगी, चक्र केवल आगे नहीं पीछे भी चलेगा। वे जब चाहे रोके, जब चलाएं। तुम्हारे लोकतंत्र का कुछ हिस्सा उन पहियों में फंसा पड़ा है, उसे निकालोगे? एक कविता है, वह मारा गया। वह मारा गया, प्रशासन ने दर्ज किया, गाड़ी के सामने आ गया, सो मारा गया। यारों में चर्चा हुई, बड़ा क्रांतिकारी बनता था, सो मारा गया। दबे स्वर में बात फैली, कुछ का जाना तय था, सो मारा गया। वे नाम थे जो खुलेआम कानून को नजर नहीं आए, सो मारा गया। अपनों ने बहुत समझाया, पर उसके पल्ले कुछ न आया, सो मारा गया। अंतिम कविता किसान। राजधानी से सटे उस गांव का बासिंदा कह रहा था प्रफुल्लित मन से, सर यह जो पैन देख रहे हैं ना, दोनों किनारों को मिलाकर 90 फीट चौड़ी है। टेंडर हो चुका है पाटकर सड़क बनाने का। और ये जो धान की फसल देख रहे हैं, कितने दिन जिएगी? बालू, गिट्टी, ईंटें जब गिरनी बिछनी शुरू होंगी तो खेतों का पानी सूखते क्या लगेगा? ट्रैक्टर से बनी लीक के सहारे आप जब चाहे प्लॉट तक पहुंच सकते हैं, साल 2 साल में मकान बना सकते हैं। फिर कहिएगा क्या जमीन दिए थे? यह सब बताने वाला किसान था। धन्यवाद। औरंगाबाद जिला प्रदेश के सभी साथियों को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी का कि यहाँ पर आपने बुलाया और इतना सुंदर आयोजन का हिस्सा बनाया। बहुत दिन बाद बिहार ही होता हूँ, औरंगाबाद तो दूर की बात है, पहली बार आया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतने सुंदर जगह से परिचय कराने के लिए। बहुत पहले तो दिल्ली गया तो शेर याद आया जो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ बात। तो इस गाँव में पढ़ना जरूरी है कि जो पत्थर की तरह बस बेहिस्सों बेजान लगता है, बेहिस मतलब इसमें जान रहा हो, जो पत्थर की तरह बस बेहिस्सों बेजान लगता है, वही चेहरा मुझे अक्सर मेरा भगवान लगता है। हमारे गांव यादों में यहाँ हर रोज मरते हैं, हमारे गांव यादों में यहाँ हर रोज मरते हैं। मुझे ये शहर तो ख्वाबों का कब्रिस्तान लगता है। एक कविता पढ़ता हूँ, हम दिल्ली चले गए, विस्थापितों का इतिहास बहुत बड़ा है। सिर्फ एक शहर नहीं, जैसे हमसे बता रहे थे कि समय और स्पेस तो है ही, एक छोटा सा एक जिला भी अगर टूटता है या घर का घर भी बदलता है तो भी वो भी अपने आप में। हम तो किराए के घरों में रहते हैं, पूरी दिल्ली काट ली, अब वापस लौट के आए हैं। ये कविता वहाँ शुरू करते हैं और देखते हैं यात्रा। तो कविता का शीर्षक है, इस कविता में प्रेमिका भी आ गई थी। वहां हम छोड़ आए थे चिकनी परतें गालों की, वहां हम छोड़ आए थे चिकनी परतें गालों की।
वहीं कहीं ड्रेसिंग टेबल के आसपास एक कंघी, एक चुप्पी, एक माँ। गौर से ढूंढने पर मिल भी सकते हैं। एक कटोरी हुआ करती थी जो कभी खत्म नहीं होती। पीछे लिखा था लाल रंग का कोई नाम, रंग मिट गया, साबुत रही कटोरी। कूड़ेदानों पर कभी नहीं लिखी गई कविता, जिन्होंने कई बार समेटी मेरी उतरन। ये अपराध बोध नहीं, सहज होना है। एक दलिया जिसमें हम बटोरते थे चोरी के फूल, एक दलिया जिसमें हम बटोरते थे चोरी के फूल, अड़हुल, कनेर और चमेली भी दीदी गूंथती थी बिना मुंह धोए, और पिता चढ़ाते थे मूर्तियों पर। हमें आंखें मूंदे खड़े होना पड़ा। भगवान होने में कितना बचपना था, भगवान होने में कितना बचपना था। एक छत हुआ करती थी जहां से दिखते थे हरे उजले रंग में पुते चारा घोटाले वाले मकान, जहां धाम में बालों से दीदी निकालती थी कील। जू नहीं भील, धूप नहीं धाम, और सूखता था कोने में पड़ा अचार का बोरियाम। एक उम्र जिसे हम छोड़ आए जिल्द वाली किताबों में, मुरझाए फूल की तरह सूख चुकी होगी, और पेड़ में चढ़ गए लेकर दूसरी उम्र, छोड़कर कंघी, छोड़कर टुट्टी, छोड़कर खुशबू, छोड़कर माँ, और बूढ़े होते पिता। आगे की कविता कहीं नहीं जा सकती, वो शहर की बेचैनी में बुला दी गई, और उसका रंग भी काला है। इस कविता में प्रेमिका भी आनी थी, मगर पिता बूढ़े होने लगे तो प्रेमिकाओं को जाना होता है। एक दूसरी कविता नोटबंदी के दिनों की है। इसका शीर्षक है मां के साथ। मेरी मां थोड़ी अबोध है, आप उसे माफ कर दीजिएगा। मेरी मां थोड़ी अबोध है, आप उसे माफ कर दीजिएगा। उसे नहीं आता दस्तखत के सिवा कुछ भी, बड़ी मुश्किल से सिखाया है उसे थोड़ा थोड़ा सबने कि कैसे कलम पकड़ते हैं, कैसे किसी अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़ते हैं, और बैंक हमें सभ्य नागरिक समझता है। सड़क पर सुखाती रही माँ गेहूं और चली जाती भात पसाने, गाड़ियां थोड़ा बगल से निकल जाती थी, गेहूं खुश होकर सूखता था। बस किसी डर से दिल्ली नहीं लाया उसे, कहीं राष्ट्रपति भवन के सामने वाली सड़क पर माँ दिशा न दे गेहूं उसी भोलेपन से। बस इसी डर से दिल्ली नहीं लाया उसे, कहीं राष्ट्रपति भवन के सामने वाली सड़क पर माँ दिशा न दे गेहूं उसी भोलेपन से। और फिर कोई बहुत मजबूत आदमी जो इस देश को अपनी माँ समझता है और लोकतंत्र को अपनी रखैल, मेरी माँ को कोई भद्दी सजा दे बैठे। इस तरह के कई किस्से हैं माँ के साथ। वो नहीं जानती कौन सी सड़क कहाँ जाती है। क्या जरूरी है जानना कि लोक कल्याण मार्ग जैसे नाम वाली सड़क पर भी जब कोई बड़ा आदमी गुजरता है तो सड़क उसी के बाप की हो जाती है। इस तरह कई बार बचाया है माँ को, इस तरह कई बार बचाया है माँ को। एक बार जब राजा ने चोरी की सेंध लगाकर, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, फिर भी देश खुश था। माँ घंटों खड़ी रही किसी बंद बैंक के आगे, लंबी सी लाइन में याद करती रही दस्तखत अपने। ठीक है, ये सपना ही था, मगर घुटनों का दर्द सपनों में भी क्यों होना चाहिए किसी दूसरे राजा की वजह से। ड्यूटी। जिस तरह शिक्षक पढ़ाने की जगह जनगणना करते हैं, औरतें प्यार करने की जगह तरकारी काटती हैं, शासक को पूरा हक है कि वो अपना काम छोड़कर सबसे अधिक मूर्ख बातें करे। अभिनेताओं को प्रवक्ता बना दिया जाए, कवियों को कविताएं लिखने की जगह गालियां साफ करने को कहा जाए। लोकतंत्र में अनाप शनाप करने की पूरी आजादी है। दो कविता है मेरा गला घोट दो माँ। की पॉइंट हमारे शहर में क्योंकि गाँव में जरूरत होती है, की पॉइंट का मतलब जहाँ सड़क खत्म हो जाती है, इसका शब्द आएगा, इसलिए गाँव में उसे समझाना पड़ता है। अच्छा, आमतौर पर गाँव में भी माने लगा है, लेकिन होता नहीं है। कविता सुनिएगा। किसी धर्म ग्रंथ या शोध में लिखा तो नहीं मगर सच है, किसी धर्म ग्रंथ या शोध में लिखा तो नहीं मगर सच है, प्यार जितनी बार किया जाए चांद, तितली और प्रेमिकाओं का मुंह टेढ़ा कर देता है। एक दर्शन हर बार बेवकूफी पर जाकर खत्म होता है। आप पाव भर हरी सब्जी खरीदते हैं और सोचते हैं सारी दुनिया हरी है। 4 किताबें खरीद कर कूड़ा भरते हैं दिमाग में और बुद्धिजीवियों में गिनती चाहते हैं। आपको आस पास तक देखने का शऊर नहीं, और देखिए ये कोहरे की गलती रही।
आपको आसपास तक देखने का शऊर नहीं और देखिए ये कोहरे की गलती नहीं। आप जिन मैकडोनाल्डो में खा रहे होते हैं अपनी प्रेमिकाओं के साथ चपड़ चपड़, ये गहरी साजिशों का युग है जनाब। आप जिन मैकडोनाल्डो में खा रहे होते हैं अपनी प्रेमिकाओं के साथ चपड़ चपड़, उसी का स्टाफ कल भाग कर आया है गांव से। उसके पिता को पुलिस ने गोली मार दी और मां को उठाकर ले गए। आप हाल चाल नहीं, कॉफी के दाम पूछते हैं उससे। आप वास्तु या वर्ग के हिसाब से बंगले और कार बुक करते हैं। आप वास्तु या वर्ग के हिसाब से बंगले और कार बुक करते हैं और समझते हैं जिंदगी हनीमून है। दरअसल हम यातना शिविरों में जी रहे हैं जहाँ नियति में सिर्फ मौत लिखी है या छूट चाटने वाली जिंदगी। आप विचारधारा की बात करते हैं। आप विचारधारा की बात करते हैं। हमें संस्कारों और सरकारों ने ऐसे की पॉइंट पर खड़ा कर दिया है कि हम शर्तिया या तो बाएं तेले की तरफ मुड़ेंगे या मजबूरी में दाएं की तरफ। पीछे मुड़ना या सीधे चलना सबसे बड़ा अपराध है। जब युद्ध होगा तो सबसे सुरक्षित होंगे पागल यानी कवि। माँ तो मेरा गला घोट देना जब प्यास से बढ़ने लगो और पानी कहीं न हो। शुक्रिया। सतीश भाई, सत्येंद्र जी और प्रवेश औरंगाबाद, आप सभी साथियों को लाल सलाम। पहले मैथिली में कुछ कविताएं सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है भास। समय बाँझ भेल पसरल है चतुर्दिक, समय बाँझ भेल पसरल है चतुर्दिक, ठीक जना मुंह पर पसरे गए सिगली के दास। गांव जाए वाला अंतिम ट्रेन प्रस्थान पर चुकल स्टीफन सह अभिलाषा सोनिक में डूबल है शहरक सब चौबटिया। पसारा पर राखल मिझायल हुक्का सौ जीवनक अंतिम सोट खींच चुकल है गुड़िया। ओकर आंख से एकटा चिन्हार प्रतीक्षा हुलकी मार रहल है छकनो। चिड़ै चुनमुनीक अंतिम स्वरक बादक चुप्पी दिवस बीत जयबाक घोषणा कऽ रहल अछि। एकटा भास जे शेष अछि स्मृति में हमरा शोर पाबि रहल अछि अतीतक आंगन सँ कि हम जाय सकब। एकटा प्रश्न चिन्ह अछि दिमाग पर। एक दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है अभिनव भारत में। भारत 14 के बाद वाली भारत। भाई भाई की तय कर रहलो इस नक्शा में, भाई की तय कर रहलो इस नक्शा में। देशक नक्शा में नहीं अछि कोनो देश, ने इलाहाबाद ने मुगल सराय जमरे ताकू भेटता दीनदयाल उपाध्याय। कतऽ बौआ छी, कतऽ बौआ छी। रेस कोर्स रोड नहीं जाए था प्रधानमंत्री निवास। सच कही तो पीएम से हो पीएस है प्रधान सेवक। डलहौजी रोड औरंगजेब रोड आ बहुत इतिहास। भला फिरोज साहब की छन योगदान, भला फिरोज साहब की छन योगदान। कहूँ तो क्रिकेट में के केलक अरुण जेटली से फादी योगदान। न भारत में छी भाई, न भारत में छी भाई। तो जनता के बदनाम एक भक्त और राजा के नाम भगवान। हित गाय सुने छे गांधी या गोद से घोष गुणगान। न भारत में छी भाई। युवा कहे नहीं चाहिए रोजगार, युवा के नहीं चाहिए रोजगार। वंदे मातरम जय श्री राम से चला रहते हो अपन काज। पार्लियामेंट में कौन देश नेता अवलंबित हो स्त्री समाज। देश में एक काज पार्टी, देश में एक काज पार्टी है, एक का निशान। राजा से देश और वह संविधान, अजय से विपक्षी से देशद्रोही संतान। भारत में शिवाय जाओ बेचो अपन नैतिकता, लो जाओ अपन आत्मा बागमती के तुलसेर में। खोजियो दृष्टि भर लियो अपन दिमाग में राष्ट्र धर्म राष्ट्रवाद का थीम। इन भारत सिवाय शीघ्र पूरा करूं नागरिकता के नवहरता। जुड़ करूं कोनो सवाल, ये देश नहीं इसको सवाल वाला देश है। और दो हिंदी कहता हूं। इस कविता का शीर्षक है एक हाशिए का सच। जब उसने गौर से आईने में देखा खुद को बेहद लाचार और बर्बाद पाया। उसने देखा कि उसकी आंखें लाल होकर बरस रही थी और जुबान थी कि सब गई।
और गौर करने पर सपनों का हिमालय उसे पिघलकर समुद्र होता दिखा, जिसमें ख्वाब बिना नाविक के नाव की तरह बहकर उससे इधर हो रहा था। और शरीर काफी थका महसूस कर रहा था, जो सालों से घर, दफ्तर और संस्कार का बोझ ढोते ढोते अब जवाब देने लगा था। जिस्म प्रेमिका और पत्नी के अनगिनत होठों और दांतों के निशानों में लटपट पड़ा था और उंगलियां एक बुरी सरकार चुनने के जुर्म में काली पड़ रही थी। धीरे धीरे सर गलकर बिखर रही थी, मगर इतना होने के बावजूद वह सोच रहा था कि जीवन जी सके इस तरह उस तरह, किसी भी तरह, जैसे तैसे। और ये आखिरी कविता पटना के कुछ मित्रों ने सुनी होगी। ये कविता मित्र अंशित को समर्पित है। इसका शीर्षक है नशा से बहुत पहले। इन दिनों जो कहता हूँ चूकता हूँ, इन दिनों जो कहता हूँ चूकता हूँ, सांस को कहता हूँ सांस और पाता हूँ कि बहुत कम हो रहा है ऑक्सीजन, घुट रहा है दम। प्यास को प्यास कहता हूँ और पाता हूँ कि गहरे धसा हूँ रेगिस्तान में, चहुं ओर उड़ रहे हैं रेत। नदियों के बारे में सोचता हूँ तो बाढ़ में बह गए परिजनों की स्मृति कौनती है दिमाग में, और बहुत याद आती है उस घर की जिसके बाद घर जैसी कोई चीज कभी नहीं आई जीवन में। फूलों के बारे में सोचता हूँ तो बहन की याद आती है पहले, ईश्वर के बारे में सोचने पर भी, और ईश्वर मुझे कैंसर लगता है और फूल कीमोथेरेपी और मृत्यु आस्था का प्रसाद। मैं ईश्वर के अस्पतालों की बात नहीं करना चाहता, और क्योंकि राजनीति के अखाड़े का यह हाल फिलहाल सबसे कारगर दाव है तो इसे छोड़ता हूँ उनके लिए ही। पहाड़ को मैंने देखा बस मंगलेश जबराल की कविताओं में और थोड़ा बहुत अपने उस नेपाल यात्रा में जो मैंने अपने एक मित्र जैसे लड़के के साथ करी थी। उस यात्रा की स्मृति यूं तो कोई खास नहीं, लेकिन कहता हूँ पूरे होशो-हवास में कि इससे ज्यादा शराब मैंने कभी नहीं की अपने जीवन में, और सबसे ज्यादा होश में भी तभी रहा। यहाँ पूरे को अधूरा लिखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जब भी लिखा जाए जीवन उसके साथ लिखा जाए हमेशा अधूरा। कहना चाहता हूँ उस यात्रा में शामिल स्त्री के बारे में भी, जिसके साथ बिताई मैंने पूरी रात। उससे बहुत जल्दी थी और मेरे अनुभव संसार को कोई अनुभव नहीं था, और अपने अनुभवों से उसने जाना मुझको उसके आत्मा पर छपे घाव से मैंने नशे नहीं किए संवाद। बिस्तर पर खांसते बीमार पति के कराहों से दुखता रहा था उसका घर। बाद उसके सपनों में दौड़ते हुए मैंने उसके छोटे छोटे बच्चे देखे, कागज पेंसिल की जगह उसके हाथ में कचरा बीनने वाले थैले देखे। भूख उसके चेहरे पर झिझिया खेल रहा था और सपने कह रहे थे बागमती में जैसे पानी के साथ बहती जाती है गंदगी। मैंने उससे नेपाली में दी जाने वाली गालियां सीखी और तनी हुई मुट्ठी और कांपते हुए देह के साथ व्यवस्था को उसकी भाषा में गालियां दी और उसके आंगन से बाहर आ गया। वह आंगन अब भी हर रोज मेरे सपनों में आता है और मुझे उसकी भाषा में गालियां बकता है हर रोज। संप्रेषणीयता की मांग बहुत बेमानी है मुझसे, उसके लिए मुझे चाहिए बहुत 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 नशा, और इसीलिए मैं गंभीरता की बात नहीं करता। गंभीरता भी हंसती है मेरी और गंभीरता पर। प्रेम, जीवन, कैरियर पर कम से कम आज कोई बात नहीं अपनी असफलताओं का। बहुत सारी पीड़ाओं के बदले महज एक मुट्ठी सांत्वना नहीं, आत्मस्वीकृतियों के बदले में कोई क्षमा नहीं। घर जैसी किसी चीज की मांग नहीं करता अब घर से। परिजनों का परिचय अभी पाता रहता हूँ लोगों के बर्ताव से। प्रेम को कहता हूँ बस प्रेम और चाहता हूँ कि वो बना रहे बस प्रेम। अपनी शुभकामनाएं देना बंद करो कृपया, तुमसे कुछ नहीं कहता क्योंकि जानता हूँ इन दिनों जो कहता हूँ चूकता हूँ। धन्यवाद।